नमस्कार दोस्तों, वाजीराव आईएएस एकेडमी के इस YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को समर्पित एक YouTube चैनल है। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और आज से हम लोग इस YouTube चैनल के ऊपर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को समर्पित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं, ताकि आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वाजीराव आईएएस एकेडमी का लाभ प्राप्त कर पाए। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम लोग इस YouTube चैनल के ऊपर जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ साथ मध्य प्रदेश के बाकी के जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो है मध्य प्रदेश की जनजातियां। दोस्तों, आप देखेंगे कि हमारा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें जो यूनिट 10 है और साथ में जो हमारा मेंस का सिलेबस है उसके अंतर्गत अलग अलग जगह पर हमें जनजातियों से संबंधित कई सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। तो यह हमारे लिए प्रारंभिक और मुख्य इट मींस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोगों ने इसी टॉपिक के साथ में आपके लिए ये YouTube श्रृंखला प्रारंभ की है। मित्रों, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश को जनजातियों का प्रदेश कहा जाता है, इसलिए भी यह श्रृंखला आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनजातियों से संबंधित सामान्य ज्ञान अगर हमें प्राप्त है तो हम मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश की जनजातियों से प्रारंभ करने वाले हैं। परंतु जब कभी भी हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसमें बेसिक्स क्या क्या चीजें हैं। तो हम जनजातियों से संबंधित बेसिक्स को ही आज पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों का सामान्य परिचय और उनका भौगोलिक वितरण आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं हमारी इस YouTube क्लास में। सबसे पहले हम लोग इस बात को जानते हैं कि जनजातियां क्या होती हैं, सामान्य भाषा में इनकी परिभाषा क्या होती है। फिर मध्य प्रदेश और भारत के संदर्भ में एक समिति का गठन भी हुआ था, वहां से भी समझेंगे कि उन्होंने क्या कहा है कि कौन सी जातियों को जनजाति माना जाए। और फिर हम लोग देखेंगे कि संविधान के अंदर इनसे संबंधित क्या प्रावधान है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जनजाति या ट्राइब्स। जनजाति या ट्राइब्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनजाति अथवा आदिवासी इट मीन्स के ट्राइब्स और आदिवासी ऐसे मानव समूह हैं, आर सच ह्यूमन ग्रुप्स, ऐसे मानव समूह हैं जो वर्तमान में भी विकास में पिछड़े हुए हैं। इट मीन्स के अभी एट प्रेजेंट की भी अगर हम लोग बात करें तो ये अभी भी बैकवर्ड है इन डेवलपमेंट। आज भी यह जंगलों में निवास कर रहे हैं, आज भी यह सामान्य विकास की प्रक्रिया से काफी ज्यादा दूर है। तो एक सामान्य परिभाषा यहाँ से हमें समझ में आती है, हालांकि ये मात्र एक सामान्य परिभाषा ही है, इसका विस्तृत अध्ययन अभी हमें करना और बाकी है। तो ऐसे जाति समूह जो वर्तमान में विकास की प्रक्रिया में काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं उन्हें हम लोग जनजाति कह सकते हैं, लेकिन मात्र इतनी सी परिभाषा से जनजाति की वास्तविकता का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके विषय में जो है एक कमेटी भी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी भारत के अंदर, जिसका नाम था चंदा कमेटी। इस कमेटी के माध्यम से 5 ऐसी विशेषताएं बताई गई, 5 ऐसी स्पेशल पॉइंट्स बताए गए जिनके आधार पर हम किसी जाति को जनजाति कह सकते हैं, और उसके आधार पर फिर भारत के अंदर जनजातियों को परिभाषित भी किया गया। अगर हम देखेंगे कि भारतीय जनजातियों के लिए 1960 के अंदर 5 मानक निर्धारित कर दिए गए थे। इट मींस के 5 क्राइटेरियाज जो हैं वो निर्धारित किए गए थे। वो 5 क्राइटेरियाज क्या क्या हैं जिनके आधार पर हम किसी जाति को जनजाति कह सकते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पहला आता है दोस्तों
किसी भी जनजाति के विषय में देखेंगे तो ये भौगोलिक एकाकीपन उनमें देखा जाता है। इट मींस के ज्योग्राफिकल आइसोलेशन उनमें देखा जाता है। वह एक निश्चित क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो भील जनजाति मध्य प्रदेश के वेस्ट में रहना पसंद करती है। उनको मध्य प्रदेश के वेस्ट में रहना ज्यादा पसंद है। सहरिया जनजाति की बात करेंगे, सहरिया ट्राइब की बात करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम लोग, तो वह उत्तर में रहना पसंद करती है। एमपी के नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वहां पर वो रहना पसंद करती है। फिर अगर हम लोग कोल ट्राइब की बात करते हैं, कोल जनजाति की बात करते हैं, तो एमपी के नॉर्थ ईस्ट में रहना पसंद करती हैं। उत्तर पूर्व डायरेक्शन में वो रहना पसंद करती हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो भी जनजातियां होती हैं उनके अंदर एक विशेषता होती है, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वह भौगोलिक एकाकीपन पर विश्वास रखते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। फिर अगर हम सेकंड विशेषता की बात करें तो उनकी विशिष्ट संस्कृति होती है, उनका अपना एक स्पेशल कल्चर होता है। हर एक ट्राइब का अपना एक स्पेशल कल्चर होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि भील जनजाति की, तो भील का अपना एक स्पेशल कल्चर है, उनके अपने त्योहार हैं, उनके अपने उत्सव हैं, उनके अपने फेस्टिवल्स हैं, उनके अपने जो है जनजातीय गान है जिसको हम लोग ट्राइबल म्यूजिक कहते हैं, ट्राइबल डांस कहते हैं, उनके अपने अपने स्पेशल हैं। सारी जनजातियों के अपने स्पेशल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि विशिष्ट उनकी संस्कृति होती है, उनका स्पेशल कल्चर देखने को मिलता है। भील का अपना अलग तरीके का है, सहरिया का अपना अलग तरीके का है। आगे चल करके जब हम इस टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भील का भगोरिया डांस है तो सहरिया का दुलदुल घोड़ी डांस। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल गया कि हर एक ट्राइब का अपना एक स्पेशल कल्चर होता है। फिर तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो इनमें आदिम जाति के लक्षण होते हैं। इनके अंदर हमें प्रिमिटिव स्पेशलिटीज देखने को मिलती है। जैसे इनका जो खान पान है, इनका पहनावा है, हमें आदि मानव जैसा देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि इनके चेहरे की बनावट कुछ अलग ही तरीके की होती है। अगर हम देखेंगे होठों की बनावट कुछ अलग तरीके की होती है। तो ये इनकी विशेषता होती है कि यह अपने साथ कुछ आदि मानव जैसे लक्षण लेकर के रखते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की। इनका फोर्थ जो स्पेशल पॉइंट है वो है इनका पिछड़ा होना। इट मींस के ये बैकवर्डनेस को भी बताते हैं। आप देखेंगे कि अधिकांश जनजातियां जो हैं वो विकास की प्रक्रिया से पिछड़ी हुई हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर अभी तक वो पूरी तरह से नहीं आ पाई। अगर हम भील जनजाति की बात करें तो वो अपने कल्चर में रहना पसंद करते हैं, ज्यादा डेवलपमेंट की प्रोसेस से वो अभी नहीं जुड़ पाए। इसके अलावा बाकी के ट्राइब्स की भी अगर हम बात करेंगे तो वो भी अपने ही कल्चर में रहना पसंद करते हैं, ज्यादा डेवलपमेंट प्रोसेस से जुड़ना पसंद नहीं करते। तो ये उनकी एक विशेषता है। फिर पांचवा जो पॉइंट आता है इनका वो होता है कि इनका संकोची स्वभाव होता है, शाय नेचर इनका होता है। ये ज्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, अपने जान पहचान के लोगों से ही बातचीत करना पसंद करते हैं। ये इनकी एक अपनी विशेषता है, ये इनके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। अब इस बेस पर अगर हम देखें दोस्तों तो वो जाति या वो ग्रुप्स जो हैं जो इन सारी विशेषताओं को धारण करते हैं, इन सारी विशेषताओं को पूरा करते हैं, वह जनजाति या ट्राइब कहलाते हैं। वह जनजाति या ट्राइब कहलाते हैं। अब इस आधार पर अगर हम देखें तो भारत सरकार ने कितनी जनजातियों को जनजाति के रूप में घोषित किया है या कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया है, ये हम लोग देख लेते हैं। कितनी ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर
हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने रखा। देखिए ट्राइब्स होना और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होने में थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्राइब होना और शेड्यूल्ड ट्राइब होना इट मींस के गवर्नमेंट के अंदर एक शेड्यूल है, उसके अंदर एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इनको क्या दे दिया जाता है, दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो इन सभी मानकों के आधार पर, इन सभी क्राइटेरियाज के बेस पर अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अंदर भारत में कुल 461 जनजातियां हैं, 461 ट्राइब्स हैं। लेकिन जो इन क्राइटेरियाज को पूरा करने वाली जनजातियां हैं उनकी संख्या कम है। उनकी संख्या कितनी है? 424, 424 उनकी कुल संख्या है। 424 ट्राइब्स जो हैं उनको भारत सरकार के माध्यम से अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो भारत के अंदर जनजातियां कई सारी हैं, लेकिन उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है कि नहीं, उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है कि नहीं, वो एक अलग बात हो जाती है। तो जितने भी क्राइटेरियाज हमने यहाँ पर देखे, 5 क्राइटेरियाज हैं जो कि चंदा समिति, चंदा कमेटी के द्वारा बताए गए हैं। उनको पूरा करने वाली जो ट्राइब्स हैं वो कितनी है? 424 ट्राइब्स केवल हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर अभी कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति बोला जाता है। तो भारत के अंदर अभी 424 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा गया है। 424 मतलब के 424 ट्राइब्स को अभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स में या एमपी के बाकी के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। आगे अगर अपन देखेंगे तो हमने अभी तक एक जनरल डेफिनेशन देखा हुआ है, जनरल परिभाषा देखी। फिर हमने जो चंदा समिति के द्वारा हमें 5 क्राइटेरियाज बताए गए, तो इन 5 क्राइटेरियाज को हमने देखा। और अब हम देख लेते हैं कि भारत का संविधान इसके विषय में क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके विषय में क्या कहता है। तो भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसका अनुच्छेद 366 का पार्ट 25 अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसका आर्टिकल 366 का पार्ट 25 जो है 366 का भाग 25 वो अनुसूचित जनजाति के विषय में कुछ बात करता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में कुछ बात करता है। क्या कहता है? यह कहता है कि जनजातियों से तात्पर्य उन समुदायों से है, मींस के ट्राइबल्स की अगर हम बात करेंगे तो उन ग्रुप्स से इसका हम अर्थ निकाल सकते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं, जो संविधान के, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 342(1) आर्टिकल 342(1) में अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए हैं। आर्टिकल 342(1) के अंदर अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में माने गए हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ पर हम लोग अनुसूचित जनजाति पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स पढ़ रहे हैं। तो अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसको माना जाएगा? आर्टिकल 342(1) में जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाएगा उसको शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है, यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है? आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डेफिनेशन जो है, परिभाषा अनुसूचित जनजाति की कहां पर दी गई है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा जो दी गई है वो अनुच्छेद 366(25) में दी गई है। डेफिनेशन जो दी गई है वो आर्टिकल 366 के पार्ट 25 में दी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का जो पूछा जा सकता है। फिर आर्टिकल 366 के पार्ट 25 में क्या कहा गया है, उसमें ये बोला गया है कि कोई भी जाति या कोई भी ग्रुप, कोई भी ट्राइब या कोई भी ग्रुप जो है
उसको हम अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब किसके अकॉर्डिंग मानेंगे? आर्टिकल 342(1) में लिखी गई जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग मानेंगे। तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आ गए। इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 342(1) के अंदर इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी राज्य, इट मींस के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किसी स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश और जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं के राज्यपाल, गवर्नर या राज्य प्रमुख, वहां के जो भी हेड हैं, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं या वहां के जो है उपराज्यपाल भी हो सकते हैं, ठीक है, डिप्टी गवर्नर जिनको हम लोग बोलते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो आर्टिकल 342(1) जो है हमारा, उसमें ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति, इट मींस के प्रेसिडेंट, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्टेट या सेंट्रल जो हमारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके राज्यपाल, गवर्नर या राज्य प्रमुख जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह हैं, उनसे सलाह लेकर वहां के किसी समुदाय को, उनसे एडवाइस लेकर वहां के किसी ग्रुप को जनजाति के रूप में घोषित कर सकते हैं, अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में उनको घोषित कर सकते हैं। तो यहां पर यह क्वेश्चन भी हो सकता है कि किस आर्टिकल के अनुसार, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट किसी जाति या समूह को अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में घोषित करेंगे। तो वह है आर्टिकल 342(1). आर्टिकल कौन सा है? 342(1). ठीक है। अब बात यहां पर भी आती है कि किसी भी जाति या समूह को, किसी भी ट्राइब को या किसी भी ग्रुप को अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब कौन घोषित करता है? तो वह राष्ट्रपति घोषित करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। विद द हेल्प ऑफ गवर्नर एंड, अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो वहां पर आ जाता है कौन? एडमिनिस्ट्रेटर या फिर वहां के डिप्टी गवर्नर आ जाएंगे। ठीक है। अब ये जो बातें हमने की है दोस्तों यहां पर, अब इस बेस पर अगर हम देखें तो अभी जैसे हमने बात की है, एक जनरल डेफिनेशन की हमने बात की थी, सामान्य परिभाषा की हम लोगों ने बात की थी। सामान्य परिभाषा के बाद में हमने अकॉर्डिंग टू चंदा कमेटी हमने देखा कि उन्होंने 5 क्राइटेरियाज बताए थे, उसके बेस पर भी हम लोग बात कर ले। और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेफिनेशन दी गई है और राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा जिन ट्राइब्स को अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाए गए हैं, उन सब बातों को देखने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि एमपी के अंदर अभी कितनी जनजातियां हैं। ठीक है। एमपी के अंदर अभी कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में, एमपी के अंदर 43 अनुसूचित जनजातियां हैं। 43 शेड्यूल्ड ट्राइब्स अभी एमपी के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब बात यहां पर आती है कि क्या सर ये अभी एट प्रेजेंट है? जी हाँ, अभी एट प्रेजेंट इतनी ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। 43 अनुसूचित जनजातियां हैं अभी हमारे यहाँ पर, 43 शेड्यूल्ड ट्राइब्स अभी एमपी के अंदर हैं। अब इंडिया के अंदर कितनी है? 424 हमने देखा था। 424 में से 43 एमपी के अंदर है। ठीक है। अब क्या इतनी ही थी? पहले इससे ज्यादा थी। अगर हम लोग पास्ट में देखेंगे तो 46 अनुसूचित जनजातियां थी, 46 शेड्यूल्ड ट्राइब्स एमपी के अंदर थी। लेकिन कुछ ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी से हटा दिया गया। एमपी में अगर देखेंगे तो 2003 में, एमपी में 2003 में 3 ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वह जो क्राइटेरियाज है उन क्राइटेरियाज को पूरा नहीं कर रही थी, क्योंकि वह उन क्राइटेरियाज को पूरा नहीं कर रही थी। तो कौन सी ट्राइब्स को हटा दिया गया? कीर,
मीना और पारधी को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि एमपी में कौन सी 3 ट्राइब्स को ट्राइब्स की कैटेगरी से हटा दिया गया। तो कीर, मीना और पारधी को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 2003 में हटाया गया। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करेगा। साथ में अगर 2 मार्कर का क्वेश्चन यहां से आ जाएगा तो उसमें भी आपको ये मदद करेगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे की कहानी देखें अपन। तो यहां से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहां से आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं कि कुछ विद्वानों ने और कुछ ग्रंथों में, अगर हम लोग पुराने ग्रंथों की बात करें, क्योंकि भारत में तो बहुत सारे पुराने ग्रंथ हैं, भारत की संस्कृति बहुत जो है विस्तृत संस्कृति है, बहुत धार्मिक संस्कृति है, तो यहाँ पर कई सारे ग्रंथों में हमें जनजातियों के विषय में बातें मिल जाती हैं। तो बहुत सारे विद्वानों ने और कुछ ग्रंथों में जनजातियों को स्पेशल नाम दिए गए हैं। वहां से आपके प्रीलिम्स के और मेंस के अंदर 2 मार्कर के क्वेश्चंस भी आपके हो सकते हैं। तो हम देखें प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अंदर देखेंगे तो इनको वनवासी या अत्विका के नाम से जाना गया। अत्विका अर्थात वन में रहने वाली जनजाति। ठीक है, तो प्राचीन जो हमारे संस्कृत ग्रंथ हैं, जो हमारे एंशिएंट संस्कृत ग्रंथ हैं, उनमें इनको वनवासी या अत्विका के नाम से जाना गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रीलिम्स और मेंस में 2 मार्कर में। ये हो सकता है वो दे दे कि अत्विका ही दे दे और उस पे 2 नंबर में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप जान गए हैं, इसमें 3 फैक्ट्स हम लोगों को देने पड़ते हैं। अभी तो आप लोगों को अगर मेंस में बात करें 2 मार्कर में 4 लाइनें मिलना चालू हो गया है, तो हमें 3 से 4 फैक्ट्स आप लोग उसमें दे सकते हैं और अपना आंसर अच्छा कर सकते हैं। अब आगे की बात करें तो एक जॉर्ज गियर्सन रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़े रिसर्चर हैं, इन्होंने कई चीजों में रिसर्च किया है, भाषा पे रिसर्च किया है, बोली पे रिसर्च किया है, जनजातियों पर भी इन्होंने रिसर्च किया है, ट्राइब्स पर भी इन्होंने रिसर्च किया है। जॉर्ज गियर्सन साहब ने इन्हें पहाड़ी जनजाति कहा है। जॉर्ज गियर्सन साहब ने इन्हें हिल्स ट्राइब कहा है। पहाड़ों पर रहती हैं इसलिए इन्हें पहाड़ी जनजाति कहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जनजातियों को पहाड़ी जनजाति किसने कहा है? ठीक है, तो जनजातियों को पहाड़ी जनजाति जॉर्ज गियर्सन साहब ने कहा। एक चीज का वापस से मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि जनजाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर होता है। ठीक है, जनजाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर होता है। तो जनजाति की डेफिनेशन हमने देखी थी, फिर किसी जाति को, किसी समूह को अनुसूचित जनजाति कब बनाया जाए उसके विषय में चंदा कमेटी के 5 क्राइटेरियाज देखे थे हमने, और फिर हमने अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा कि किस जाति को अनुसूचित जनजाति बनाया जा सकता है और कौन उसको बना सकता है, कौन उसको घोषित कर सकता है, वो हमने देखा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बात किया है कि एमपी के अंदर अभी 43 शेड्यूल ट्राइब्स, इंडिया में 424 शेड्यूल ट्राइब्स हैं और एमपी के अंदर 43 शेड्यूल ट्राइब्स हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जनजाति के विषय में बात कर रहे हैं। जॉर्ज गियर्सन जो है उन्होंने क्या कहा है? पहाड़ी जनजाति कहा है, मतलब हिल्स ट्राइब इन्होंने कहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो महात्मा गांधी, इन्होंने बहुत ही ज्यादा काम किया है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित। इन्होंने इनको गिरिजन कहा है। क्या कहा है? गिरिजन। हरिजन अलग है, गिरिजन अलग है, ध्यान रखना आप। ठीक है, हरिजन अलग है, गिरिजन अलग है। महात्मा गांधी ने अनुसूचित जनजाति को, जनजातियों को क्या कहा है? उन्होंने गिरिजन कह के इनको पुकारा है। इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी, उसके विषय में भी आगे बात करेंगे अपन। ठीक है, महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा है? गिरिजन इनको कहा है। गोविंद सदाशिव घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये साहब कौन थे? पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है, फिर उसके बाद में आगे की बात करते हैं। गोविंद सदाशिव घुरिये ने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा है, इन्हें बैकवर्ड हिंदूज कहा है।
गोविंद सदाशिव भुरिये। गोविंद सदाशिव भुरिये ने बैकवर्ड हिंदू कहा है। गोविंद सदाशिव भुरिये साहब एक समाजशास्त्री थे, एक सोशलिस्ट थे। इन्हें भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी इनको बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत के समाजशास्त्र के अंदर, भारत में समाजशास्त्री अध्ययन के अंदर काफी ज्यादा काम किया है। जब इन्होंने समाजशास्त्र के अंदर काम किया है, सोशियोलॉजी के अंदर काम किया है, तो उन्होंने जनजातियों की रिसर्च पर भी काम किया है। और इन्होंने जनजातियों को, ट्राइब्स को क्या बोला है, इन्होंने पिछड़े हिंदू कह करके बुलाया है, बैकवर्ड हिंदूज के नाम से इनको बुलाया है। फिर प्रथम बार, फर्स्ट अगर हम बात करेंगे कि आदिवासी शब्द का उपयोग किसने किया, फर्स्ट यूज ऑफ आदिवासी वर्ड, ये किया था दोस्तों ठक्कर बापा साहब। ठक्कर बापा बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं दोस्तों। ठक्कर बापा की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात के जनजातियों के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के ये महासचिव रहे थे और जनजातियों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो इसीलिए आगे इनके विषय में और भी पढ़ेंगे और भी देखेंगे। प्रथम बार आदिवासी शब्द जो यूज किया है जनजातियों के लिए, ट्राइब्स के लिए, वह ठक्कर बापा के द्वारा यूज किया गया है। गुजरात के एक समाज सेवी थे, जनजातियों के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे ठक्कर बापा। जनजातियों के पितृ पुरुष, या अपन बोलते कि फादर ऑफ ट्राइब्स की अगर अपन बात करते हैं, तो इनको किसको कहा जाता है, ठक्कर बापा को ही कहा जाता है। बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। हमारे संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये मेंबर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं, जहां से भी आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मेंस के 2 मार्कर के क्वेश्चंस आप लोगों के आ सकते हैं। उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एक बुक है, एक पुस्तक है, जिसका नाम है ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ट्राइब्स ऑफ इंडिया 1950 में ये लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी। लेखक इसके कौन थे, ठक्कर बापा साहब ही थे। 1950 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके लेखक कौन है, ठक्कर बापा साहब ही हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि ठक्कर बापा ने पहली बार आदिवासी शब्द दिया था जनजातियों के लिए। ठक्कर बापा को भारत में जनजातियों का पितृ पुरुष भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्राइब्स ऑफ इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखी थी, बुक इन्होंने लिखी थी। फिर देखिए अगर हम लोग, तो मुरिया और उनका घोटुल। मुरिया एक जनजाति है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर, और उनका घोटुल जो है उनका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो मुरिया और घोटुल ये 1947 में प्रकाशित पुस्तक है। फिर दा बेगा 1939 में प्रकाशित पुस्तक है। वेरियर एल्विन जो कि ट्राइब्स के रिसर्च के लिए काफी विख्यात है, काफी जाने जाते हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो मुरिया और उनका घोटुल और दा बेगा, ध्यान रखना है आपको। ट्राइब्स ऑफ इंडिया ठक्कर बापा की पुस्तक है। मुरिया और घोटुल वेरियर एल्विन साहब की पुस्तक है। दा बेगा वेरियर एल्विन साहब की पुस्तक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, फिर आते हैं द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस। द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस, आप देखेंगे कि भारत में जब अंग्रेजों के राज्य थे, उसमें एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो उस क्षेत्र में जो भी कास्ट और ट्राइब्स थी, उससे रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। 1931 में ये प्रकाशित हुई थी। इसके जो लेखक हैं, इसके जो ऑथर हैं, वो हीरालाल और रसेल, हीरालाल साहब और रसेल साहब हैं, जो कि ट्राइब्स के रिसर्च के लिए काफी ज्यादा जाने माने लोग हैं।
ठीक है दोस्तों, ये जो बुक है ये एमपी के ट्राइब्स के इंफॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी के ट्राइब्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है सेंट्रल प्रोविंसेस जो था उसमें जो भी ट्राइब्स रहने वाली थी उनकी रिसर्च से रिलेटेड एक पुस्तक थी, एक बुक थी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जो आप लोग देखेंगे, मध्य प्रदेश में जातियों और जनजातियों का सर्वप्रथम आधिकारिक संग्रह, जो ऑफिशियल चीजें हमें मिलती हैं सबसे पहले एमपी की ट्राइब्स और एमपी के जो भी बाकी के जनजातियां हैं, बाकी की जातियां हैं उनसे संबंधित, वो इसी बुक में हमें मिलती है। क्या नाम है इसका? द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस। 1931 में प्रकाशित पुस्तक है। लेखक है हीरालाल और रसेल। लेखक है हीरालाल और रसेल। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आप लोगों के लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के 2 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाया, 2 मार्कर के अकॉर्डिंग ज्यादा डिस्कशन हमारा नहीं हुआ, लेकिन इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे चल करके इसमें कई ऐसे वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं जो आप लोगों की सफलता के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम लोग जनजातियों से संबंधित, ट्राइब्स से रिलेटेड और भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं, तो जुड़े रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।